अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फार्माकोलॉजी का पार्ट 5 पढ़ेंगे, दैट इज़ हीमोस्टैटिक एजेंट्स। हीमोस्टैटिक एजेंट्स के जैसे मैं आपको हर वीडियो के शुरू में बताता हूँ, अल्फाज जो है उसके मतलब को समझने की कोशिश करें। देखें, इसमें दो वर्ड है, एक है हीमो। हीमो का मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लड, ठीक है, इट मीन ब्लड। स्टैटिक का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, यानी उसको स्टॉप करना, ठीक है। और एजेंट्स यानी कोई काम करने वाली चीज़। तो हीमोस्टैटिक एजेंट्स वो होते हैं जो कि ब्लड को रोकने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसको आप हीमोस्टैटिक्स भी कह सकते हो या हीमोस्टैटिक एजेंट भी कह सकते हो। अब यहाँ पे जैसे पहले हमने पढ़े, कहीं पे हम क्लॉट डिसॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे हम क्लॉट बना रहे हैं, कहीं पे हम क्लॉट नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज़ें थी। ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ब्लड को रोकना पड़ता है, या ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को जो है वो स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, हीमोस्टैटिक एजेंट्स आर यूज्ड टू स्टॉप और रिड्यूस ब्लीडिंग। कभी भी ब्लीडिंग हो रही होगी तो हमने उसको रोकना होगा या फिर उसको जो है कम करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए है, हम क्या यूज़ करते हैं? हीमोस्टैटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं व्हेन द बॉडीज नेचुरल मैकेनिज्म आर इनसफिशिएंट। मतलब जब बॉडी, आपको पता है ना, बॉडी जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो बॉडी उसको 20 से 30 सेकंड या 40 सेकंड में खुद ब खुद जो है वो रोक लेती है। अगर बॉडी का ये डिफेंस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा और वो जो है वो मतलब खुद से ब्लड नहीं रोक सक रही, तो फिर क्या होता है? फिर हम ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, ऐसी चीज़ें लेते हैं जो ब्लड को रोकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ऐसे मसले लोगों को होते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। कुछ जेनेटिक होते हैं, जैसे उसमें एक है हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद। एक ऐसी बीमारी है जिसमें बंदे का, जब उसको ब्लीडिंग हो जाती है तो उसका ब्लड रुकता नहीं है, या फिर बहुत टाइम लगता है ब्लड रुकने में, ठीक है। इसीलिए वो बाहर से कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहा होता है कि उसके ब्लड को जो है वो रोक रही होती है, ठीक है। दे आर लाइफ सेविंग टूल्स इन सर्जरी, ट्रॉमा और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। वही बात कि ये जो है हम उस सिचुएशन में लोगों को देते हैं जब उनकी कोई सर्जरी होती है, तो ज़ाहिर है सर्जरी में बहुत जो है वो बड़े कट्स लगते हैं, कोई सर्जरी होती है या फिर इस तरह का कोई हादसा होता है, या किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो तो उसका ब्लड आसानी से रुकता नहीं है, तो ये वाली दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। अब इसको हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। या तो ये सिस्टमिक हेमोस्टैटिक्स होंगे, मतलब जो दवाई होती हैं जो हम खाते हैं, लाइक जैसे गोलियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो इंटरनल ब्लीडिंग के लिए यूज़ फॉर इंटरनल ब्लीडिंग और डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द कोagulation पाथवे। यानी वो जो क्लॉटिंग वाला सिस्टम होता है उसके ऊपर जाके काम करता है और अंदर ही अंदर जितनी ब्लीडिंग हो रही होती है उस चीज़ को रोकने में हेल्प करती है, ठीक है। दूसरी जो इसकी क्लास है, दैट इज़ लोकल, या इसको हम टॉपिकल भी कहते हैं। टॉपिकल से आप टॉप याद रखें, टॉप का मतलब होगा किसी चीज़ के ऊपर लगाना, ठीक है। यानी आप जो है स्किन के ऊपर कोई पाउडर, कोई इस तरह का कोई लिक्विड टाइप चीज़ या लगा लेते हो, ठीक है, या कोई पट्टी वट्टी हो गई इस तरह का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। तो या तो ये मतलब खाने वाली चीज़ें होंगी, या फिर ये स्किन के ऊपर लगाने वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे कि लिखा है अप्लाई डायरेक्टली एट द साइट ऑफ ब्लीडिंग, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहीं पे आपने वो लगा दिया। अब इसमें कौन कौन सी सिस्टमिक की अगर हम बात करें, यानी जो हम ले रहे होते हैं, ठीक है, जो हम खा रहे होते हैं, उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ आती है। तो इसमें जो है एक पहले आता है विटामिन के, द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। ये जो है विटामिन के है। अब ये जो है क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहा होता है बॉडी में, 2, 7, 9, 10, ठीक है। लिवर में जाके ये फैक्टर्स बना रहा होता है, और जब ये बॉडी में बनते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं। यूज़ कब करते हैं, जब वारफरिन ओवरडोज हो जाए। मतलब वारफरिन जो वो ब्लड को थिन कर रहा था ना, तो जब अगर वो किसी बंदे ने बहुत ज़्यादा ले लिया तो उसके मुकाबले में हम ये दे सकते हैं। इसी तरह अगर विटामिन के की डिफिशियंसी है, कमी है, तो भी आप ये देख सकते हो। दूसरा इसमें है डिस्मोप्रेसिन। डिस्मोप्रेसिन जो है ये इंक्रीज वोन वेल ब्रांड फैक्टर। वेल ब्रांड फैक्टर या वेल ब्रांड डिजीज होती है एक, जिसमें जो मैंने आपको बताया जो ब्लीडिंग हो रही होती है, हीमोफीलिया, और ये थोड़ा सा फर्क है, तकरीबन एक जैसी है, ठीक है। और ये एक चीज़ बना रही होती है जिसको हम फैक्टर 8 कहते हैं। मतलब ये भी फैक्टर 8, 9, 10 और जितने भी नंबर वाइज चीज़ें आती हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम होते हैं, ठीक है। ये जो आप हीमोफीलिया में यूज़ करते हैं, वेन वाइल ब्रेन डिजीज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी बीमारियां जो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती हैं। इसी तरह अमाइनो कार्पोइक एसिड है। अमाइनो कार्पोइक एसिड जो है ये फिब्रिनोलाइसिस
को इनहिबिट करता है। फिब्रिनोलाइसिस मतलब वो सारी चीज़ें जो कि ब्लड क्लॉट को तोड़ती हैं, ठीक है, या जो क्लॉट बनाने वाली चीज़ें होती हैं, प्लेटलेट्स बनाने वाली, ठीक है, तो ये जो है उसको इनहिबिट करती है, मतलब जब वो उसके तोड़ने को रोकती है। मतलब सिंपल ये कि जो चीज़ें जो कि क्लॉट को तोड़ रही होती हैं, ठीक है, तो ये उसको जाके ख़त्म कर देती है। तो क्लॉट नहीं तोड़ते वो, जो क्या कहते हैं, प्लेटलेट सही से काम करते हैं और उनका लाइसिस नहीं होता है, यानी उनकी तोड़ फोड़ नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये कब यूज़ करते हैं? जब पोस्ट सर्जिकल सर्जरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, या अगर हम कोई दांत वगैरह, हीमोफीलिया के मरीज ने दांत निकलवा दिया या इस तरह का कुछ कर दिया, ठीक है, और उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो उसका ब्लड रोकता नहीं है, तो फिर हम ये वाली अमाइनो कार्पोइक एसिड देते हैं। अच्छा, ट्रांजेमिक एसिड जिसको हम TXA कहते हैं, ये पोटेंट एंटी फेब्रिनोलाइटिक है। मतलब वही बात कि क्लॉट ब्रेकडाउन को रोकता है, ठीक है, क्लॉट को मतलब बनाने देता है। ऐसा नहीं है कि क्लॉट बना हुआ है उसको ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये भी ट्रॉमा में, ब्लीडिंग और पोस्टपार्टम जो बच्चे जिन्हें फीमेल में यानी डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है ना, उसको कहते हैं, और सर्जरी के बाद। इसी तरह फिब्रिनोजेन कंसंट्रेट, फिब्रिनोजेन जो है, ये जो चीज़ें फिब्रिन जो कि क्लॉट बना रहे होते हैं, अगर उनकी कमी हुई है तो ये फिब्रिनोजेन कंसंट्रेट देते हैं, और ये हाइपोफिब्रिनोजेनीमिया में देते हैं। मतलब अगर बॉडी में फिब्रिन जो है उसका लेवल कम हो तो उस सिचुएशन में ये दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिस्टमिक हेमोस्टैटिक्स थे। आगे जाके देखते हैं लोकल जो हम ऊपर ऊपर लगाते हैं ना, जिससे गिलेटिन स्पंज आता है, ठीक है, जो कि एनिमल से आता है, जेल फॉर्म भी कहते हैं उसको, और ये प्लेटलेट को एक जगह पे जमा होने देता है, और ज़्यादातर सर्जिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज सेलुलोज जो है ये प्लांट से आता है, ये भी क्लॉटिंग वाली चीज़ें बनाता है, स्पेशली अगर दांत निकालने के बाद या कोई ENT की सर्जरी हुई है, एयर नोज थ्रोट, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये यूज़ किया जाता है। इसी तरह थ्रोम्बिन स्प्रे, कुछ स्प्रे होते हैं जो हम एक जगह पे लगाते हैं, या पाउडर होता है, ठीक है, इसमें कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं जो टॉपिकली हम यानी स्किन के ऊपर यूज करते हैं, और ये भी फाइब्रिन वगैरह बनाते हैं, यानी क्लॉट बनाने वाली चीजें बनाता है, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत जहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही है ना, उसमें हम यूज करते हैं, क्योंकि पाउडर है तो आप ये ऐसे कोई बड़ी सी जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही हो, कोई बड़ा ट्रॉमा हुआ हो, कोई सर्जरी हुई हो, उस जगह पे आप इसको नहीं यूज कर सकते हो। इसी तरह कोलेजन प्लग्स है, जो कोलेजन मतलब एक प्रोटीन है, या फिर एक आप कह सकते हो कोलेजन फाइबर होते हैं ना बॉडी के अंदर, तो उससे आता है। ये भी प्लेटलेट्स को एक जगह के साथ चिपकने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो सर्जिकल वुंड्स होते हैं, यानी सर्जरी के बाद जो जख्म बनते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो काम कारामद होता है, ठीक है। इसी तरह फेब्रिन सीलेंट्स जो एक ग्लू टाइप होता है, ठीक है, और ये प्लाज्मा इंसान के ब्लड से बनता है, प्लाज्मा से प्रोटीन होते हैं उसमें, और ये आर्टिफिशियल क्लॉट बना है, मतलब जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर पट्टी लगा दो इस तरह के, और ये बेसिकली मेजर सर्जरी या ट्रॉमा में यूज़ होते हैं। ये तो याद करने वाली चीज़ है, मतलब इसे कोई ख़ास इसमें समझाने वाली चीज़ है नहीं, जो कि नाम है और आपने याद रखने हैं। अब इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जैसे कि विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर के बनाने को प्रोमोट करता है, ठीक है। थ्रोम्बिन जो है ये फेब्रिन को बनाता है। इसी तरह जो ट्रांसएमिक एसिड और अमाइनोक्रोपिक एसिड है, ये फाइब्रिन को ब्रेक डाउन होने से रोकता है, ठीक है। इसी तरह जो फिजिकल बैरियर देते हैं वो जेल फॉर्म और ये ऊपर ऊपर जो हम लगाते हैं, तो ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। कब कब ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं? जब सर्जिकल ब्लीडिंग हो, यानी जब सर्जरी के बाद हो रही हो, किसी ट्रॉमा एक्सीडेंट के बाद हो, पोस्टपार्टम यानी वो डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है, हीमोफीलिया या वेल ब्रेन डिजीज़ हो, उसमें यूज़ होता है। कभी हम कोई ऐसी दवाई ले लें जिसकी वजह से ब्लड रुकता नहीं है, ठीक है, तो उसके ओवरडोज की मुकाबले में, यानी एज एंटीकोगुलेंट जो आप कहते हैं ना, तो उसमें हम देते हैं। डेंटल एक्सट्रैक्शन, अगर कभी आपने दांत निकलवाए तो आपको पता है फिर उसके बाद खून काफ़ी टाइम तक आता रहता है, उस सिचुएशन में हम देते हैं। कभी नोज ब्लीड्स हो, जिसको हम एपिस्टैक्सिस कहते हैं, ठीक है, तो नोज ब्लीडिंग के दौरान भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किस किस को नहीं देना, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? किसी की जो है ऑलरेडी क्लॉटिंग हो रही हो बॉडी में एक्टिव, यानी आर्टरीज में क्लॉट है, वेन्स में क्लॉट है, तो ये चीज़ आप नहीं दोगे, क्योंकि ये और क्लॉट बनाएगी तो फिर मसले बनेंगे और, ठीक है। इसी तरह हिस्ट्री ऑफ
थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, किसी को वही के वेन्स में क्लॉट है या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या स्ट्रोक है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप उसको, जैसे कि किसी को पहले से क्लॉट हुए हुए हो, भले उसने सर्जरी की हो, इलाज किया हो, जो भी किया हो, लेकिन अभी भी अगर उसको वो शिकायत पहले से थी तो आप ये बहुत एहतियात से दोगे या नहीं दोगे। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है यानी एलर्जी है, ठीक है। अच्छा, किसी की रेनल फेलियर है यानी कि किडनीज का मसला है, गुर्दे फैले, तो आप उसको ये ट्रांजामिक एसिड और अमाइनो कार्पोइक एसिड ये सारी चीज़ें नहीं देंगे या बहुत एहतियात के साथ देंगे, ठीक है। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं कि भाई ये थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म करवाता है, यानी कि अगर हम जो खाने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो ये क्लॉट्स बना सकते हैं अंदर। थ्रोम्बोसिस वो क्लॉट होते हैं जो एक जगह पर फिक्स होता है, और एम्बोलिज्म वो होते हैं जो क्लॉट तो बनता है लेकिन वो ब्लड में जाके घूमता रहता है, तो फिर जहाँ पे उसको जगह मिलती है वहाँ पे वो फंस जाता है और एक क्लॉट बना लेता है, ठीक है। इसी तरह हाइपोटेंशन, अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो स्लो हो तो उसमें भी आप नहीं दे सकते हो। नोजिया वोमिटिंग हो रही हो, सॉरी, हाँ, इसके वो साइड इफेक्ट्स है। हाइपोटेंशन हो सकते हैं यानी ब्लड प्रेशर लो हो सकते हैं, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर स्किन के ऊपर लगाए तो वहाँ पे इरिटेशन, कोई इस तरह का मसला हो सकता, खारिश वगैरह हो सकता है, ठीक है। एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मॉनिटर कोगुलेशन प्रोफाइल, वो जो पीटीआईएनआर और एपीटीटी वगैरह क्लॉटिंग टाइम जो आप देखते हो ना, तो आप मरीज का क्लॉटिंग टाइम देखोगे कि इसका अगर क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक है, तो फिर उस बंदे को आप ये दे सकते हो। लेकिन अगर नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है 25 to 35 सेकेंड, तो उसको फिर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह असेस ब्लीडिंग साइट एंड वाइटल साइन रेगुलरली, वही बात, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और मसला हो रहा है उसको आप रेगुलरली देखोगे कि बेहतर हो रहा है नहीं हो रहा, और वाइटल साइंस वगैरह चेक करोगे। विटामिन के जो है अगर आप वो आईवी के थ्रू दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्लोली दोगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप तेज़ देते हो यानी वो एक रैपिड इन्फ्यूजन उसको चल रहा है तो उसकी वजह से बंदा शॉक में जा सकता है। शॉक का मतलब ये होता है कि उसके सारे बॉडी के सिस्टम्स एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से बड़े मसले बनते हैं। इसी तरह एजुकेट पेशेंट टू रिपोर्ट साइंस ऑफ क्लॉटिंग, अगर ये ड्रग कभी ओवरडोज हो गए और मरीज ने जो है वो ज़्यादा ले लिए तो जाहिर है उसकी वजह से बॉडी में क्लॉट्स बनेंगे। अब मरीज को कैसे पता चलेगा कि क्लॉट्स बनेंगे, तो ये सारी चीज़ आप उसको बताओगे। जैसे आप उसको बताओगे कि कहीं पे इस ड्रग लेने के बाद कहीं पे आपको दर्द महसूस हुआ, या पाँव में, हाथों में, चेस्ट में और जगह जगह पे आपको जो है वो पेन महसूस हुआ, स्वेलिंग महसूस हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप रिपोर्ट करोगे। 40XA जो ट्रांसमिक एसिड इंश्योर एडिकेट हाइड्रेशन टू प्रिवेंट किडनी डैमेज, ठीक है, जो हमने पहले बात की कि किडनी फेलियर वाले में नहीं दे सकते हो, तो अगर दोगे भी तो उसके साथ आप प्रॉपर उसको हाइड्रेट रखोगे ताकि वो किडनी मजीद डैमेज ना करे। यूज एसेप्टिक टेक्निक्स वाइल अप्लाइंग, वही बात कि जो आप ऊपर स्किन के ऊपर जो लगाते हैं तो उसमें आप एसेप्टिक यानी साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे, नहीं रखोगे तो और वो चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती है। कंपैरिजन आपको बताया जो पहले हमने पढ़ा कि हीमोस्टैटिक एजेंट्स क्या है, एंटीकोगुलेंट्स क्या है और थ्रोम्बोलाइटिक्स क्या है। हीमोस्टैटिक क्या करते हैं, स्टॉप ब्लीडिंग एंड प्रोमोट क्लॉट फॉर्मेशन, ये जो है ब्लीडिंग को रोकती हैं। एंटीकोगुलेंट्स क्या करती हैं, क्लॉट बनाती हैं, ठीक है, मतलब ये क्लॉट नहीं बनाने देती, क्लॉट फॉर्मेशन, सॉरी, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, और ये मतलब क्लॉट फॉर्मेशन को रोकती है, ठीक है, ये एंटीकोगुलेंट जो है। थ्रोम्बोलाइटिक्स जो पहले से बने हुए क्लॉट्स हैं उनको तोड़ते हैं। ये आप देख लीजिएगा, पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो ये उनका कंपैरिजन है। इजी निमोनिक्स क्या है, देखो वो जो पहले से हम, हीमोस्टैटिक फॉर्मिंग क्लॉट्स, ये क्लॉट्स बनाती हैं। हीमोस्टैटिक्स ब्लड को हील यानी कि जो मसला होगा, ठीक है, ब्लड को रोकना होता है। एंटीकोगुलेंट जो है ये क्लॉट को ख़त्म करती हैं, ठीक है, और थ्रोम्बोलाइटिक्स क्लॉट्स को तोड़ती हैं। तो ये इसके कुछ मेन वो है। अच्छा, स्टेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस कि कहाँ कहाँ पे जो है वो हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है। प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो इसके लिए हम मतलब एस्पिरिन वगैरह लेंगे, ठीक है। कोगुलेशन किसके, अगर कभी हमने क्लॉट को ख़त्म करना होता है, ठीक है, तो इसको एंटीकोगुलेंट्स लेंगे। स्टेबलाइजिंग क्लॉट, अगर क्लॉट हुआ है, ठीक है, तो आप उसको क्या दोगे, हीमोस्टैटिक एजेंट जैसे विटामिन के वगैरह दोगे उसको, अगर स्टेबलाइज करना हुआ। अगर क्लॉट को जो है वो तोड़ना होगा तो आप थ्रोम्बोलाइटिक्स दोगे, ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट उसमें बताए हुए। वन लाइन समरी आपको ये दिखाई गई है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह
हेमाटोपोएटिक ड्रग्स, ग्रोथ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि बॉडी में नेचुरली हम खून जो है वो कैसे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरली बनती है, अगर नेचुरली कम हो या नहीं बन रही होती तो हम ऐसे क्या दवाइयाँ ले सकते हैं जिससे खून प्रॉपर्ली बन जाए। So that's all for today. Thank you for watching. Take care. Bye bye.